नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज सवाल 10 बजे में एक अहम मुद्दा जो आपके सामने रखने जा रही हूं, मुद्दा है सर क्रीक को लेकर के। भारत ने बातचीत के जरिए सर क्रीक विवाद सुलझाने की कई कोशिशें की है, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में ही खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। पाकिस्तानी सेना ने जिस तरह से सर क्रीक से सटे इलाकों में अपने सैन्य ढांचों का विस्तार किया है, वो उसकी मंशा को दर्शाता है, इंटेंशन बताता है पाकिस्तान की किस तरीके से है। पाकिस्तान और चीन ने सर क्रीक के नजदीक एक नए बंदरगाह पर सहयोग बढ़ाने का फैसला भी कर लिया है दर्शकों, और पाकिस्तान ने पहले ही सर क्रीक के पास बड़ी संख्या में सैन्य ढांचों का विस्तार करना भी शुरू कर दिया है। भारत ने इसे लेकर के चेतावनी दी है और सीधे सीधे कहा है कि इस तरीके की कोशिशें जो है पाकिस्तान रोक दे, चीन इन्हें हवा ना दे, क्योंकि भारत इस पर नजर बनाए हुए है और अगर ये बढ़ेगा तो भारत कार्रवाई भी करेगा। लेकिन पाकिस्तान कहां सुधरने वाला है। अब पाकिस्तान और चीन ने पोर्ट कासिम में एक बड़े समुद्री औद्योगिक कॉम्प्लेक्स की योजना पर चर्चा की है और इसमें $2.2 बिलियन का निवेश, यानी कि सीधे सीधे का ये बिजनेस करने का इरादा है पाकिस्तान और चीन का, जिसे चीन फाइनेंस भी करने वाला है। ये बंदरगाह कराची के पश्चिम में गुजरात सीमा के पास है और ऐसे में अगर पाकिस्तान के पोर्ट कासिम में चीनी मौजूदगी बढ़ती है तो इससे भारत के सर क्रीक के लिए खतरा बढ़ सकता है। और पहले ही भारत और पाकिस्तान में सर क्रीक को लेकर के तनाव चरम पर है। पहले से ही विवाद जो है चलता आ रहा है और अभी कुछ महीनों पहले ही दोनों देशों की सेनाओं ने सर क्रीक के पास बड़ा सैन्य अभ्यास भी किया था। और आपको याद होगा राजनाथ सिंह यानी कि रक्षा मंत्री का वो बयान जो कि उन्होंने भुज में दिया। वो कच्छ का दौरा करने पहुंचे थे, हालांकि कुछ तकनीकी खामियों की वजह से और मौसम की वजह से वो पहुंच नहीं पाए। अब ऐसे में सर क्रीक में तनाव बढ़ा रखा है पाक, और कुछ डिटेल्स अब आपके सामने रख देते हैं। कुछ डिटेल्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि यहां पर सर क्रीक में तनाव जो पाकिस्तान बढ़ा रहा है उसका मतलब क्या है। गुजरात के नजदीक पाक बंदरगाह में चीन की घुसपैठ देखने को मिल रही है। अब पाकिस्तान तो ठहरा पाकिस्तान, खुद में कोई वजूद नहीं है, चीन का यहां पर हस्तक्षेप सामने आ रहा है, चीन की मदद ले रहा है, चीन के बलबूते निवेश करवा रहा है और यहां पर एक रास्ता खोल रहा है अपनी आर्थिकी, अपनी चरमराती हुई अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का। अब ऐसे में पोर्ट कासिम को विकसित कराना चाहता है पाकिस्तान, अब पोर्ट कासिम को बढ़ाना चाहता है। अब आपको पता होगा कि सर क्रीक पूरे एशिया का सबसे बड़ा, ये कहा जाए अगर मछली पालन को लेकर के दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा पोर्ट है, और ऐसे में पोर्ट कासिम में औद्योगिक कॉम्प्लेक्स की योजना भी पाकिस्तान की है। अब आप समझिए, ये 96 किलोमीटर का जो वाटरवे है, ये वाटरवे कोई जमीन नहीं है, दलदली क्षेत्र है, और यहां पर पाकिस्तान की जो नजर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है और जो इरादे हैं पाकिस्तान की उसमें खोट है। पोर्ट कासिम में औद्योगिक कॉम्प्लेक्स की योजना इसलिए बनाई जा रही है ताकि चीन की मदद से यहां के रास्ते, यहां के जरिए पाकिस्तान जो है अपनी जो एक कहा जाए दहशतगर्दी का जो ग्राउंड वो बनाता है उसे भी बना दे। चीन 2.2 बिलियन को लेकर के जानकारी मिल रही है और साथ ही साथ सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे वक्त से चला रहा है। सर क्रीक कच्छ के रण के दलदल में स्थित है और 96 किलोमीटर लंबी खाड़ी है। यह गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सीमा पर है। इस विवाद का जन्म विभाजन के उस वक्त हुआ जब सीमा की सरहदबंदी में नहीं की गई थी, और तब से लेकर पाकिस्तान पूरी क्रीक का दावा करता आया है। चलिए डिटेल्स अब आपके सामने रख देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर सर क्रीक विवाद है क्या। अब आपको बताते हैं कि सर क्रीक विवाद है क्या। शुरुआत से करते हैं शुरू। ये जो पूरा विवाद है, पहले आप मैप के जरिए समझने की कोशिश करिए। ये 96 किलोमीटर का जो रीजन है यही है सर क्रीक, और ये कोई जमीन नहीं है, ये एक वाटरवे है और ये गुजरात के कच्छ से सटता हुआ है और पाकिस्तान के सिंध से सटता हुआ है और ये मिड वे है। और ऐसे में जब ब्रिटिश शासन यहाँ पर था उसने ईस्टर्न को लेकर के जानकारी दी थी। एक जब पैक्ट साइन हुआ था उसमें जिक्र किया था कि ये ईस्टर्न जमीन है,
है, ईस्टर्न प्रॉपर्टी है, जिस पर पाकिस्तान जो है अब लगातार दावा ठोक रहा है। लेकिन ये पूरा आप जगह इसको देखिए जरा, ये पूरा मैप के जरिए हम समझाने की कोशिश करें। सर क्रीक को लेकर जो विवाद है, ये बीच का रास्ता है, एक तरह से सिंध पाकिस्तान से कनेक्टेड और गुजरात के कच्छ से कनेक्टेड। गुजरात का कच्छ वही इलाका जो कि बॉर्डर से सटता है, सिंध से सटता है, पाकिस्तान से सटता है, और ये 96 किलोमीटर का रीजन है। ये 96 किलोमीटर का जो रीजन इस वक्त विवाद की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले वो जब राजनाथ सिंह आए थे, उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि इस पर अगर नजर रखेगा पाकिस्तान तो पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है सर क्रीक की 96 किलोमीटर का ये जो टाइडल एश्योरी है, ये कोई नदी नहीं है, और ये नदी ना होने के साथ साथ ये भारत का एक तरह से प्रॉपर्टी है, भारत की भूमि है, भारत का ये वाटरवे है। इस पर पाकिस्तान किसी भी तरीके से कोई भी अगर कहे तो दावा नहीं ठोक सकता है। पीओके आप लेने की कोशिश करिए, पीओके आप करिए, लगातार इस तरीके की बात करिए, लेकिन अब आप चलिए आपको बता देते हैं सर क्रीक का जो ये विवाद है वो किस तरीके से है। पाकिस्तान के बीच सिंध प्रांत और भारत के गुजरात के बीच ये दरअसल ये सर क्रीक है, और ऐसे में विवाद की वजह यही है क्योंकि जब हमने बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद तमाम चीजों को लेकर के बातचीत हुई, लेकिन सर क्रीक उन अनसुलझे सवालों का एक तरह से कहा जाए पुलिंदा है, जिसको लेकर कि अब भी विवाद जारी है। यहां सीरी मछली पाए जाने के कारण इसका नाम सर क्रीक पड़ा है। एक बहुत बड़ा मछली पालन को लेकर के पूरे एशिया में इसको जाना जाता है, पूरे एशिया सब कॉन्टिनेंट में सर क्रीक को सीरी मछली के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि नाम अब सर क्रीक डल गया है। और ये पूरा जोन दो है जो है, आपको बता दें पाकिस्तान के जो मछुआरे हैं वो भी इसको हाईजैक करना चाहते हैं, वो भी इसको पकड़ लेना चाहते हैं। अब पाक का दावा क्या और भारत का दावा क्या आपको बता देते हैं। सर क्रीक को लेकर के क्या तमाम अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। भारत क्या दावा करता है, वो ये कि इंटरनेशनल लॉ के अनुसार सीमा क्रीक के बीच होनी चाहिए, और पाकिस्तान क्या कह रहा है, पूरा सर क्रीक रीजन उसका है। अब देखिए गीदड़ भभकी और दावा पाकिस्तान दोनों ही करता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरा दावा जरा पेश करिए। इंटरनेशनल लॉ के अनुसार तो हमने बता दिया कि सीमा क्रीक के बीच होनी चाहिए, लेकिन दोनों देशों के बीच बराबर हिस्सा हो। भारत इस पक्ष में है कि दोनों ही आधा आधा ले, लेकिन अब पाकिस्तान क्या कह रहा है, इसलिए सीमा उसकी पूर्वी तट रेखा पर खींची जानी चाहिए। पाकिस्तान चाहता है पूरा हड़प ले, पाकिस्तान चाहता है कि पूरी जमीन उसकी हो, पूरा वाटरवे उसका हो, पूरी क्रीक की जमीन उसकी हो, पूरा एस्ट्योरी उसको हो, नदी नाले सब उसके हो। अब ऐसे में 1990 से 2000 के बीच क्या हुआ था वो अब आपको बताते हैं। कई दौर की जो बातचीत है वो हुई, एक संयुक्त सर्वे भी किया गया, और लेकिन सीमा विवाद पर जो समाधान है, सॉल्यूशन नहीं निकला, क्योंकि ये बात हम किससे कर रहे हैं, पाकिस्तान से, आतंकिस्तान से, जिससे राउंड द टेबल बैठकर बात की ही नहीं जा सकती है। अब एक और डिटेल अब आपके सामने रख देते हैं। 1990 में क्या हुआ, 2000 के बीच क्या हुआ, इस बातचीत में कोई सोल्यूशन नहीं निकला। आगे ये सिलसिला पहुंचता है और बातचीतों के बाद और राउंड द टेबल मीटिंग्स के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं सर क्रीक को लेकर के जो विवाद है वो आज तक जस के तस पड़ा हुआ है। और ये जो 96 किलोमीटर का रीजन आपको नजर आ रहा होगा ना, ये दरअसल है भारत का, लेकिन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के गीदड़ भभकी कुछ इस कदर है कि वो लगातार इसको सिंध का बताता है, यानी पाकिस्तान का बताता है। अब आपको बताते हैं कि सर क्रीक विवाद की अहम क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और इस पर नजर क्यों है पाकिस्तान की। सबसे पहले सुरक्षा कारण क्या है इसके, दलदली क्षेत्र का इस्तेमाल घुसपैठ, तस्करी और आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाता है। अब आपको मैं बता दूं कि कच्छ का जो जोन है, मैं वहां पर होकर आई हूं, कच्छ का जो रीजन है वो दलदली क्षेत्र है, वहां पर नमक ही नमक है और वहां से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। अब ऐसे में सबसे ज्यादा महफूज इलाका इसे माना जाता है अगर आपको घुसपैठ के इरादे से इसे यूज करना है, और वही होता है। अब आर्थिक कारण आपको बता दें, यहाँ तेल और गैस का भंडार है, तेल और गैस का पूरी तरीके से कहे तो एक पूरा बफर जोन है। ये एशिया का सबसे बड़ा मछली पालन को लेकर भी तस्वीर, और राजनीतिक कारण क्या अब आपको वो बता देते हैं। समुद्री इलाका भारत की समुद्री सुरक्षा और पाकिस्तान की नौसैनिक गतिविधियों पर असर डालता है। पूरी जो कहा जाए जो अरेबियन सी है
उस पर काबू पाना चाहता है पाकिस्तान, ये उसकी नीयत है। उसकी नीयत सर क्रीक को लेकर के भी दर्शकों नहीं है, उसकी नीयत और उसकी मंशा जो है वहां पर आर्थिकी को मजबूत करना, अरेबियन सी पर अपना कब्जा पाना, भारत के साथ दुश्मनी मोल लेना, इसकी है। अब आपको बता दें कि किस तरीके से जो देखिए सर क्रीक का जो विवाद है वो लगातार बढ़ते हुए जा रहा है, वो लगातार इसी तरीके से आगे देखने को भी मिल रहा है। जो दावे है वो हमने आपको बताया इंटरनेशनल लॉ के अनुसार बराबर का हिस्सा हो, पाकिस्तान अलग दावा करता है, भारत अलग दावा करता है। और ऐसे में अब आपको बता दें इसी मुद्दे को लेकर के खास चर्चा हम करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद रहने वाला है। कर्नल शिवदान सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, कर्नल कुणाल भट्टाचार्य मेरे साथ जुड़ेंगे। बड़ी वॉल पे जरा दिखा देते हैं मेरे तमाम मेहमान जो है हुसैन जावेद जी पाकिस्तान से पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी। लेकिन सबसे पहला सवाल हुसैन जावेद जी आप ही से, ये जो विवाद है 1914 से चला आ रहा है। 1914 में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान ही ब्रिटिश ने कह दिया था उस अग्रीमेंट के दौरान कि ये ईस्टर्न प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग लगातार दावा क्यों ठोकते हैं इस पर? जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और हमारे पैनलिस्ट को भी सलाम। देखिए, इस वक्त सरक्रीक की जो सूरत हाल है और जो आपने उसकी सारी हिस्ट्री बताई है, इसमें यही है कि ये ऐसा इलाका है जो अभी तक इसका हल निकल नहीं सका, ना इंडिया निकाल सका, ना पाकिस्तान इसका हल निकाल सका। और दोनों की जो नेवी है वो यहाँ पे गश्त भी करती रहती है। तो और आपने सही कहा, बिल्कुल ये एक दलदली इलाका है, कोई जमीन तो है नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंस वही है कि यहाँ पे आप इसमें ऑयल की बात कर लें, गैस की बात कर लें, इस हवाले से बहुत बड़े रिजर्वायर्स भी हैं। बाकी 1965 में भी यहाँ पे इसी इलाके से जंग स्टार्ट हुई थी, आपको याद होगा, अप्रैल 1965। रन ऑफ कच्छ का इलाका था, ये इलाका भी उसके अंदर आता था। तो वहां पर भी एक बार दोनों फौजें आमने सामने आई थी। लेकिन जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, 2007 के पास जब मनमोहन सिंह जी पीएम थे, तब काफी तक इत्तेफाक हो गया था पाकिस्तान को और इंडिया का सरक्रीक के ऊपर, लेकिन सिर्फ साइन होने रह गए थे। मगर हालात कुछ ऐसे पलटा खा गए कि बात बन नहीं सकी। तो मैं समझता हूँ कि लगभग काफी हद तक ये मसला जो है इंडिया पाकिस्तान ने हल कर लिया था, इस पे साइन होने बाकी रह गए। अब ये जब भी आपस में बातचीत शुरू होगी, दोबारा से राउंड होगा, जो मुझे अभी तो होता दिखाई नहीं देता, तो ये मसला हल हो सकता है। अब कैसे हल होगा वो तो जब होगा उसके बाद ही इल्म होगा। जो आपने बताया, क्या इसको आधा आधा इस तरह से बांटा जाएगा या फिर क्या होगा, तो मैं समझता हूँ फिलहाल इसका हल है नहीं। लेकिन एक और बात, जिस चीज को पैक बना के आपने आज शो स्टार्ट किया और आपने इसमें पोर्ट कासिम का जिक्र किया, देखिए पोर्ट कासिम और सरकरीक के बीच में 100 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है। पोर्ट कासिम कोई आज की पोर्ट नहीं है, ये 1970 में बनी थी। और हमारा 35% जो कार्गो है वो यहां से जाता है। इस लिहाज से हमारी इकोनॉमी के लिए पोर्ट बहुत अहम है। छोड़िए पोर्ट कासिम को, एक बार को मुझे ये बताइए, ये कोई नदी तो है नहीं ना, टाइडल एश्योरी है ये। और अगर मैं इसमें कहूं पाकिस्तान जो है, अगर थालवेक प्रिंसिपल को इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ ये लागू क्यों कर रहा है पाकिस्तान, ये बता दीजिए मुझे। छोड़िए पोर्ट कासिम को, आप मुझे थालवेक प्रिंसिपल पर ही बताइए, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? मैम, इंटरनेशनल लॉ तो जो है वो इंडस बेसन ट्रीटी के ऊपर भी है, उसका जो वियना कन्वेंशन है उसकी भी इंडिया वॉलेट इस तरह से उसको कर रहा है कि आप हमारा पानी इस तरह से बंद कर देंगे। इंटरनेशनल लॉ को आपके ख्याल में इंडिया जो है वो कितनी अहमियत देता, ये हमको भी पता है, आपको भी पता है। और फिर एक और बात, वही बात जो अक्सर आपके शोज में होती रही है और इंडिया पाकिस्तान का असूल भी है शिमला अकॉर्ड के तहत, कि आपस में अरे सर, फिर वही भारत पे आ गए। पाकिस्तान की बात करिए ना हुसैन जावेद जी, पाकिस्तान को लेकर पूछा है, क्योंकि हमने तो कभी इस बात का दावा नहीं किया, हम किसी ऐसी अवैध जमीन पर दावा ठोकते ही नहीं है जो हमारी ना हो। हम लोग लगातार विद फैक्ट्स विद तर्क ये बात कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने तो ये कहा था ना कि दिस इज ईस्टर्न प्रॉपर्टी, तो आप ही लोग तो दावा ठोक रहे हैं ना। 1914 में कह दिया था, 1970 तो बहुत बाद हुआ ना सर, 1914 में ही कह दिया था, 1925 में ही क्लियर कर दिया था, उसे आप इग्नोर करेंगे। लेकिन जो आपके लिए सही रहता है वो आप, मतलब चिट भी आपकी और पट भी आपकी, जो आपके लिए सूट करता है आप वो कर लेते हैं। 1925 की बात करें, 1940 की बात करें, बात 47 के बाद की करें, जब दोनों मुल्क आजाद हो गए, तो उससे पहले छोड़ दें
उसमें क्या क्या ब्रिटिश, उन्होंने तो आज 550 जो उस टाइम की रियासतें थी उनका भी कहा था जहां ये चाहे उस मुल्क के साथ इस तरह से इलाहा कर लें। क्या इंडिया पाकिस्तान ने उसको माना है? बिल्कुल नहीं माना है। तो ये छोड़ दें, और ये इलाका डिस्प्यूटेड है, इसका हल होना है। इंडिया पाकिस्तान अपने अपने स्टैंड पे कायम है, और मैं अब दोबारा बात ठीक है रिपीट हुसैन कर रहा हूं। जावेद जी, वापस आऊंगे और इस पर आज लंबी डिस्कशन मुझे करनी है और मुझे जानना है कि पाकिस्तान के इरादे है क्या और उसकी नियत और नीति में कैसे इधर फर्क दिख रहा है। मैं आपसे एक और कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि ओपनिंग कमेंट यूके देवनाथ सर, शिवदान सर मेरे साथ कनेक्ट है, कुणाल सर भी कनेक्ट है। पहले यूके देवनाथ सर, सर क्रीक पर ये जो विवाद हम देख रहे हैं आज का तो है नहीं, ये विवाद बहुत पुराना है, लेकिन हम अगर पेपर्स उठाए किसी भी जमीन को लेकर के, अगर कहा जाता है किसी भी चीज को, कोई भी अगर प्रॉपर्टी होती है उसको लेकर पेपर्स वेरीफाई किए जाते हैं, और पेपर तो ये वही कहते हैं 1914 के समय से ये कह रहा है कि ईस्टर्न प्रॉपर्टी है। फिर भी इसके बावजूद ये जो पाकिस्तान की मंशा है ये क्या दिखा रहा है, इन्हें चाहिए क्या सर क्रीक से? ये भारत की है ना, नदी तो है नहीं जिस पर दावा ठोक देंगे, एक विशुस लाइन है, इनविजिबल लाइन है। रितु जी, जहाँ पर भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट होता है दो देशों के बीच में, जहाँ दोनों देशों के बीच में कॉमन वाटर बॉडी हो, तो दो तीन प्रिंसिपल हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है थलवग प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के तहत ये किया जाता है कि दो देशों के बीच में एक ही वाटर बॉडी है। समझिए अभी हम सर क्रीक की बात कर रहे हैं, तो उसके जो बीच का एरिया होता है वहां से एक लाइन बनाई जाती है, यानी उसका पश्चिमी किनारा कहाँ पर है, पूर्वी किनारा कहाँ है, दोनों के बीच में एक लाइन बनाई जाती है। जाहिर बात है वो लाइन जो है उस सर क्रीक या वो नदी या नाला, उसके सबसे जो गहरा पोर्शन है वहीं से गुजरेगी। तो भारत जो है थलवग प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए यह कह रहा है कि सर क्रीक का जो बंटवारा होगा वो इस तरह से होगा कि आधा हमारा है वाटर बॉडी, उसका जो पूर्वी तट है, और बाकी जो पश्चिमी तट है उस पे पाकिस्तान रहे, और दोनों के बीच में जो ये लाइन होगी वह डिसाइड करेगी भारत और पाकिस्तान का पानी के ऊपर जो बॉर्डर है। इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए दुनिया के कई देशों ने, जिसमें कि यूरोप के देश भी हैं, उन्होंने भी अपनी बाउंड्री को सेटल कर लिया है। अब पाकिस्तान का जो दावा है वह टेक्निकली इसलिए भी सही नहीं उठता है क्योंकि एक पूरी की पूरी वाटर बॉडी को अगर पाकिस्तान को दे दिया जाए तो पाकिस्तान बोलता है कि पूर्वी किनारा हमारा, उनका है, सर क्रीक का जो पूर्वी किनारा है वो उनका है। फिर तो मामला और ज़्यादा डिस्प्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि एक बार अगर उनको पूर्वी किनारे तक वाटर बॉडी दे देगी तो वो भारत का जो इलाका है पूर्वी, वहाँ ज़मीन पर भी अपने इंस्टॉलेशंस को या अपनी पोस्ट्स को बनाना शुरू कर देगा, यह कह के कि पूर्वी तट जो है वो उनका है। तो जो मामला है उसको अगर सॉल्व करना है, उभय पक्ष को अपने अपने कमर्शियल इंटरेस्ट देखने पड़ेंगे, बट यूके जो कि देवनाथ फिलहाल सर, यूके फिशिंग देवनाथ के सर, लिए है। जो रेजोल्यूशन ब्रिटिशर्स लेके आए थे, जो गवर्नमेंट बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन था, उसमें तो बहुत क्लियर था ना कि ये ईस्टर्न बैंक का की प्रॉपर्टी है, ईस्टर्न बैंक इस पर दावा ठोक सकती है, बहुत क्लियर चीज़ है ये। इसमें इंडिपेंडेंस कहाँ से आ गया, इसमें ये कहाँ से आ गया कि आज़ादी के बाद, इसमें ये कहाँ से आ गया कि इधर से मतलब किसी तरीके से घुसपैठ का रास्ता बन सकता है। पाकिस्तान की मंशा क्या दिखा रही है सर? और अभी तो हम अब 2025 में ना सर, इतनी बैकवर्ड सोच के उस दलदली क्षेत्र से घुसपैठ कर पाएंगे? रितु जी, क्या होता है कि इसका रिपरकशन मैं जरा एक मिनट में समझाता हूँ जी देखिए। जो इंटरनेशनल लॉ है कि समुंदर कैसे डिवाइड किया जाएगा, राइट राइट। तो अगर हम सर क्रीक का पाकिस्तान का डेफिनेशन मान ले तो सर क्रीक का पूर्वी तट तक उनका क्लेम लाइन हो जाएगा। अब जहां पे सर क्रीक समुंदर को ज्वाइन करती है वो अरब सागर की तरफ एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन चली जाती है दक्षिण पश्चिम की दिशा में। तो जब वो स्ट्रेट लाइन पाकिस्तान की डेफिनेशन से अगर ड्रॉ की जाएगी अरब सागर के अंदर, तो पाकिस्तान का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है समुंदर में वो इंडिया की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। सैकड़ों नहीं हजारों किलोमीटर समुद्री एरिया पाकिस्तान की तरफ टेक्निकली उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बन जाएगा।
जबकि अगर इंडिया जो कह रहा है कि सर्क क्रीक के बीच से एक लाइन होगी, तो वो लाइन जो जब ड्रॉ की जाएगी तो वो लाइन जब अरब सागर से मिलेगी, जहां समुद्र से मिलती है, ठीक है। वहां से एक सीधी लाइन अरब सागर में की तरफ जाएगी, जो कि दक्षिण पश्चिम यानी कंपास में देखें तो 235 कंपास बेयरिंग पे जाएगी। ठीक तो है। उससे क्या होगा कि भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे क्लेम है वो पश्चिम की तरफ सरक तो जाएगा। क्या समुंदर की क्या बात कर ये रहा हूं, माने तो मंशा जो है हजारों अरेबियन किलोमीटर सी के को लेकर समुद्र है, के एरिया का मंशा सवाल जो है है। समुद्र पर कब्जा पाना है, क्या ये बहुत क्लियर है? जी हाँ, क्योंकि सर क्रीक का जो इलाका है वाटर बॉडी, वो तो आप कह सकते हैं कि जस्ट स्नैक्स है। राइट। असली मंशा समुंदर अरब सागर में जो लाइन ड्रॉ की जाएगी, वो लाइन तो अरब सागर में 200 300 400 नॉटिकल माइल आगे जाएगी। तो वो लाइन अगर 5 डिग्री भी पश्चिम में चले जाए या 5 डिग्री भी पूरब की तरफ आ जाए, पश्चिम की तरफ गई तो भारत को हजारों किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन समुद्र में मिल जाता है। राइट। और वो लाइन अगर 5 डिग्री भी भारत की तरफ टिल्ट कर जाएगी सर क्रीक से, तो पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो सैकड़ों हजारों किलोमीटर बढ़ जाएगा। बट तो इसमें असली सवाल ये मामला उठता है, उसको शिवदान लेकर सर से मैं पूछूंगी और कुणाल सर से भी इसको जानना चाहूंगी, लेकिन पहले हुसैन जावेद जी से एक सवाल पूछ लेते हैं, उसके बाद आ रही हूँ दोनों के पास। हुसैन जावेद जी, अगर थालवेग प्रिंसिपल को हम देखें तो थालवेग प्रिंसिपल तो एक चैनल पर लागू होता है जो एक नेविगेबल अप्रोच के साथ किसी भी नदी पर लागू होगा, लेकिन क्रीक्स पर थोड़ी लागू होगा। तो अगर आप वहां पर थालवेग प्रिंसिपल लगाते हैं तो वो तो पहले से ही नलिफाई हो जाता है ना हुसैन जावेद जी। तो आपकी कथनी और करनी में फर्क देखा ही जाएगा कि आप चाहते हैं वहां पर अरेबियन सी पर हथियाना, उस पर दावा ठोकना। गलत कह रही हूं क्या मैं? देखिए, मैं देवनाथ जी की इस बात से इस हद तक तो एग्री करता हूं कि अगर इस मसले का हल इस तरह से निकाला जाएगा तो इंडिया पाकिस्तान के पास इस इलाके के हवाले से जो भी उनका इस वक्त समंदर का बॉर्डर है या जो जमीन का बॉर्डर है, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस भी आएंगी, चाहे ये इंडिया के हक में जाता है चाहे ये पाकिस्तान के हक में जाता है। ठीक इस है। लिहाज से ये एक सेंसिटिव इशू है। दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली एक मसला है वो हल नहीं हुआ है। अगर आज इंडिया के पास ये सारी खाड़ी होती और उसके बाद ये चीज होती तो ये एक और मसला होता। ये इलाका अरे बटा हुआ मसला है, हल प्रॉब्लम करने वाला है ही नहीं हुसैन जावेद जी, मसला क्या हल करिएगा? ये आपको पहले ही लग लिखा रहा है। हुआ है देखिए कि वो ईस्टर्न बैंक ईस्टर्न प्रॉपर्टी है। ईस्ट में कौन है? भारत है ना सर, पाकिस्तान थोड़ी है। देखिए, अगर आप ईस्टर्न प्रॉपर्टी की बात करेंगी ना, फिर आप 1900 आपने 1925 के एग्रीमेंट का हवाला दिया, तो मैं भी यहाँ अरे पे तो कह बस सकता कुल हूँ मिलाकर के आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपको चाइना को वहां पर लाना है, चाइना से वहां पर व्यापार करवाना है, आपको लगता है आपकी आर्थिकी चाइना, मजबूत करानी देखिए, है। पाकिस्तान चाइना तो वैसे ही एक ऐसे फेस है, उसमें हमेशा इंडिया को कोई ना कोई मसला ही होता है। खैर वो तो एक और बात है। अगर आप 1925 की इस तरह से करते हैं ना बात, फिर हम 1914 के एग्रीमेंट की बात करेंगे जिसके तहत इस इलाके को सिंध के साथ इस तरह जोड़ा गया है। तो छोड़ दें, अगर कुछ इस तरह पहले के जो एग्रीमेंट है कुछ आपके हक में तो कुछ हमारे हक में भी है, बात वो नहीं है। अब तो हमें भारत ने आज तो के कहा हिसाब है, से भारत ने तो कहा है जो एग्रीमेंट्स हैं उसके हिसाब से कर लीजिए बंटवारा। पर तो आपकी तो मतलब पाकिस्तान की जो नीयत है वो ये है कि आपको तो पूरा चाहिए, आपको खिचड़ी भी नहीं, पूरी खानी है, बिरयानी भी पूरी खानी है। आप बात ये है, एग्रीमेंट्स को देखिए, कब से फॉलो करने लगे? कुणाल भट्टाचार्य एक सर, मिनट, कुणाल भट्टाचार्य रुकिए सर, एक मिनट रुकिए, मैं अपने ओपनिंग कमेंट्स के लिए भी जानना चाह रही हूँ। कुणाल भट्टाचार्य सर। नहीं, इंटरनेशनल लॉ में दो तरीके से बाउंड्री डिसाइड किया जाए, जो हमने पहले डिस्कस किया है। एक है ईस्टर्न बैंक थ्योरी, जो क्या 1914 में वो रूलर ऑफ कच्छ एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध के बीच में हुआ था जी। उसमें बोल रहा है बाउंड्री ईस्टर्न एज ऑफ द क्रीक होगा। राइट। तो इसका मतलब वो इंडिया के तरफ आ जाएगा बाउंड्री लाइन। तो राइट। पूरा जो एरिया है वाटर एस्टुअरी वो सिंध के तरफ था। 1947 में देश स्वाधीन होने के बाद ये बताया जे हम उसी को फॉलो करेंगे, लेकिन इंडिया बोला है ये पानी का है और इंटरनेशनल लॉ में बता रहा है कोई पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसमें थालवा प्रिंसिपल में जाएगा, जो क्या हमने बताया जे मिडल ऑफ द चैनल
उसमें बताया जाएगा। जो Now, middle नेविगेबल of हो, the channel, जो नेविगेबल हो सर, जो नदी के बीच में एक चैनल बनाया जा सके, उस पर ही लागू होगा ना, ये कोई वाटरवे नहीं, क्रीक पर थोड़ी चैनल लागू नहीं, होगा। ये चैनल नहीं, ये एक इमेजिनरी लाइन है। राइट राइट। जो क्या नदी का आधा हिस्सा मतलब जो सेंट्रल लाइन है, वो सेंट्रल लाइन का लेफ्ट साइड में मतलब वेस्टर्न साइड पाकिस्तान के पास होगा, और सेंट्रल लाइन का राइट साइड में इंडिया के तरफ होगा। ये बांग्लादेश के साथ बंगाल में भी हमारा ऐसा इंडिया के साथ है। इछामती रिवर है, इछामती रिवर ईस्ट पाकिस्तान मतलब अभी बांग्लादेश और इंडिया के बीच में से है। ठीक उसका है। ईस्टर्न साइड बांग्लादेश के साथ है, वेस्टर्न साइड इंडिया के साइड है। वैसे ही प्रिंसिपल अभी सारी दुनिया में उसको फॉलो करते हैं। ठीक है। लेकिन और एक तरीका है जो क्या 1914 में वो थोड़ा इन कुणाल फेवर सर, ऑफ और एक पाकिस्तान बहुत जाता था। इंपॉर्टेंट इसको लेकर प्रतिक्रिया जो सामने आई थी, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, भुज पहुंचे थे हमारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने इसको लेकर के जिक्र किया था। हालांकि जाना उन्हें कच्छ था, लेकिन मौसम की कुछ खामियों की वजह से वो पहुंच नहीं पाए थे कच्छ। उन्होंने भुज में ही इसको लेकर के एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सली एक रिएक्शन दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान में मुनीर साहब भी सामने आए थे, उन्होंने भी ड्रिल करनी शुरू कर दी थी भारतीय ड्रिल के बाद। अब मैं सुनवा देती हूँ दर्शकों को जरा कि राजनाथ सिंह ने बोला क्या था, उसके बाद उसके साइड इफेक्ट्स क्या हुए। जरा टीम चलाइए, जरा राजनाथ सिंह की बयान चलाइए। आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। तो राजनाथ सिंह को आपने सुना, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि वहां पर मिलिट्री तौर पर पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, आप अपनी मिलिट्री भेजिए, वहां पर कुछ भी भेजिए, कोशिश कीजिए, भारत नजर रखा हुआ है, कोई भी ऐसी कोशिश की जाएगी तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इस बार ऐसा जवाब मिलेगा करारा कि पाकिस्तान की पीढ़ियां याद रखेगी। वो सीधे सीधे क्लियर करते नजर आए, रक्षा मंत्री है हमारे भारत के। शिवदान सिंह, ये बताइएगा मुझे, ये जो राजनाथ सिंह का बयान है भुज से, ये एक अल्टीमेटम है पाकिस्तान को, पहले से ही वार्निंग दे दी है कि अगर इस तरीके का प्रयास कुछ किया जाता है, जो कि हलचल हम देख रहे कर रहे हैं, इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन अगर इस तरीके से करते रहेंगे कोशिशें और ये खंजर भोंकने का काम अगर नहीं रोकेगा पाकिस्तान, तो एक ऐसी कार्रवाई होगी, ऐसा जवाब दिया जाएगा जो पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी कि यहां पर इस तरीके से जो एग्रीमेंट्स है, जो पैक्ट्स को अगर तोड़ा जाएगा तो भारत कहीं से भी इसको एंटरटेन नहीं करने वाला है। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि कश्मीर में जो आतंकवाद है वो 1947 के बाद से पाकिस्तान ने शुरू कर दिया था। ठीक है। और अभी तक भारत केवल उसे 65 की लड़ाई हुई, 71 की लड़ाई हुई, और ये हमारा कारगिल में हुआ, मगर अब भारत ने पहली बार आतंकवाद का करारा जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के रूप में। राइट। और ये हमारे प्रधानमंत्री ने साफ बोल दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर चालू है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजनाथ सिंह साहब ने बोला है कि यदि पाकिस्तान इस तरह की हरकत करेगा तो अभी हम जवाब ऐसा देंगे कि जो उसको पाकिस्तान याद रखेगा। क्योंकि हमने अभी अपनी पॉलिसी जो है, अभी हम अब तक खाली अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर पाकिस्तान के लिए बोलते थे, पाकिस्तान ये हमारे आतंकवाद फैला रहा है, इस क्षेत्र में अशांति फैला रहा है, तो इससे ही हम संतुष्ट हो जाते थे। मगर अब हमने अपना रुख बदल दिया है, क्योंकि हमने देखा कि इतने लंबे समय से 78 साल से पाकिस्तान अपने रुख नहीं बदल रहा था, और वो आतंकवाद को समझ रहा था कि भारत के विरुद्ध चला करके वो भारत को हरा देगा, 1000 कट दे करके भारत को इतना खून बहा देगा कि अपने आप भारत सरेंडर कर देगा। मगर अब वो भारत नहीं है,
अब भारत ऐसा भारत बन गया है अब वो कि भारत जो है भी अपने नहीं और हजारों वो कट भारत नहीं की होने अपेक्षा देगा। करे भी ना, क्योंकि भारत ने कई दफा देख लिया है राउंड द टेबल बैठकर बातचीत करने के लिए, मसलों को सुलझाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान तो ठहरा पाकिस्तान। और हुसैन जावेद जी, ये मुझे बताइएगा, एक मुहावरा बहुत कहा जाता है ना, लाइटर नोट में कह रही हूँ, ये कहा जाता है कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। आपकी निगाहें कहीं है, निशाना कहीं है। निशाना कहीं तेल और गैस भंडार पर तो नहीं है, सीधी मछलियों पर काबू पाने की तो नहीं है, वहां पर जो बफर जोन पर मछलियों का भंडारण है जिसका पूरी तरीके से इस्तेमाल पाकिस्तान कर सकता है, क्या उस पर नजर है आपकी? रितु जी देखिए, सबको पता है, इंडियंस को पता है, पाकिस्तानियों को पता है कि इस इलाके में क्या क्या चीजें, जो आपने बताया वो सही बताया, मैं तो उसको बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि जाहिर बात है यहाँ पे ऑयल भी है, गैस भी है, और फिशरीज के हवाले से बहुत ज्यादा इसमें अपॉर्चुनिटीज भी हैं, चाहे वो राइट। इंडिया के लिए हो चाहे वो पाकिस्तान के लिए। तो ऑब्वियसली ये इलाका इसलिए दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या प्रॉब्लम ये है कि टेक्निकली इंडिया चाहता है कि पहले जो यहाँ पे समुद्री हदूद है उसको पहले से डिटरमिन किया जाए, इसके अलावा जो इशू है उसको बाद में हल किया जाए। हम कहते हैं पहले जमीन का इशू हल करो, समुद्री हदूद का इशू बाद में हल होगा। वही बात है कि मुझे लगता है कि ये स्टेलमेट अभी इस तरह चलता रहेगा। मुझे करीब जो भी इंडिया पर पाकिस्तान सवाल के बार हालात बार है, हुसैन जावेद जी यही हो रहा है, सवाल ये हो रहा है कि क्रीक का विवाद पाकिस्तान के लिए जमीन का विवाद कभी नहीं रहा है, एक जमीन या वाटरवे का विवाद कभी से नहीं रहा है, वो इससे ज्यादा अरेबियन सी के ऑयल गैस और EEZ रिसोर्सेज के लिए ये ज्यादा बड़ा है, ऐसा है क्या? ये पूछा जा रहा है मैं बार बार। मैं अगेन वही कहूंगा कि दोनों जो मुल्क है ना उनके लिए ये चीज जो है ये फैसिनेटिंग भी है। दोनों ही चाहते हैं ये इलाका उनके पास हो ताकि उसमें जो भी चीजें वो उनको मिले। ऑब्वियसली लेट्स हैव अ फ्रैंक व्यू, तो ये ऐसा ही है। और वही बात है, ये ऐसी चीजें जो अनसेटल है, आज से तो नहीं है ना, आपके सामने भी हिस्ट्री पड़ी है, हमारे सामने भी हिस्ट्री पड़ी है। जब तक इस पे कोई बात नहीं होगी, अब चाहे वो यही बात हो जी, पाकिस्तान जो है वो इसका वेस्टर्न इलाका अपने पास रखे, इंडिया ईस्टर्न रखे, या इसके बीच में कोई बीच की राह इस तरह सामने है, तो मैं समझता हूं जब भी बात होगी तो कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज तो इंडिया को भी करना अरे पड़ेगा, ठीक पाकिस्तान है को भी करना हुसैन पड़ेगा। जावेद जी, एक नेशनल टेलीविजन पे मैं बात कर रही हूँ, मान लेते हैं फॉर अ कंडीशन ये पाकिस्तान के हित में ये फैसला आ जाए, एक बार को ये सोचकर देख लेते हैं, है ना, एक कंडीशन लेकर देख लेते हैं, पाकिस्तान के फेवर में बाउंड्री फिक्स कर दी जाए, तो इस बात का क्या प्रमाण आप यहां पर देंगे, इस बात की क्या तरजीह आप यहां पर करेंगे, गारंटी देंगे कि मैरीटाइम रिसोर्सेज पर उसके बाद से कोई नया डिस्प्यूट ना खड़ा हो? देखिए मैम, अब इस सवाल का जवाब मैं इस वक्त तो बिल्कुल दे नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम हालात क्या होंगे, सूरत-ए-हाल क्या होगी। गिर गए और ना आप सबसे अहम हुसैन बात है, जावेद जी, नहीं नहीं नहीं, अब आप आ गए कि अब इस बात का देखिए जवाब आप आपकी नहीं बात दे नहीं आ सकते, रही। आप देखिए, आप बंटवारा नहीं कर सकते, आप बैठकर बात नहीं कर सकते, ठीक है मैम, हुसैन जावेद अगर जी, एक बहुत देखिए, छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, बने रहे हमारे साथ, तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए। पाकिस्तान लगातार सर क्रीक पर दावा ठोक रहा है और लगातार ये कह रहा है कि वहां पर जो हस्तक्षेप है भारत का है और वहां पर लगातार एक्सरसाइजेस भी कर रहा है। हुसैन जावेद जी, आपसे मैं सवाल कर रही थी, मैं कह रही थी कि अगर पाकिस्तान के हित में भी हम बॉर्डर फिक्स कर देते हैं, बाउंड्री फिक्स कर देते हैं, सर क्रीक का मुद्दा हम लोग पीछे हट जाते हैं, बैकआउट कर लेते हैं, मैरीटाइम रिसोर्सेज पर आप ये बता दीजिए कि वहां पर उसके बाद डिस्प्यूट नहीं होगा। देखिए मैं वही कहूंगा, आपकी बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन कल्पना भी लगती है कि इंडिया इस तरह से पीछे हट जाए और हमें कहे जी ये आपका इलाका साहब, हम यहाँ से इस अरे तरह से मैं जा सर एक रहे हैं। कंडीशन ऐसा बता रही इंडिया हूँ, भारत पाकिस्तान में पीछे नहीं होता हट रहा है, मैं कंडीशन बता रही नहीं, हूँ, मैंने पहले ही आपने क्लियर कर कहा दिया ना, है कि आपके हित में आप फिक्स हो जाता है ये बाउंड्री, अभी तो कंडीशन है, आप कोई कुछ भी बात रख सकते हैं, आपकी बात सुनिए, मैंने देखिए तो एक देखिए आपकी कंडीशन बात रख दी आपके सामने, आप मुझे सिर्फ इतना आपकी बताएं बात कि सुनिए। मैरीटाइम रिसोर्सेज पर डिस्प्यूट नहीं होगा, कोई विवाद नहीं होगा, ये पाकिस्तान एश्योर कर सकता है, गारंटी दे सकता है? देखिए मैम, मैं इसमें एक लाइन कहूंगा कि अगर ऐसा होता है, ऑब्वियसली एक हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन चले अगर ऐसा होता भी है, जब एक मसला इस तरह से हल हो गया, अगर आप इस तरह ही कह रही हैं कि इंडिया जो इलाका क्लेम कर रहे हैं इंडिया उससे पीछे हट जाए और ये मसला इस तरह अरे रिजॉल्व हो आप तो जाए। फिर वही मनोहर कहानियों में चले गए, मैंने तो कंडीशन बोली है ना आपको सर। जवाब दे रहा हूं ना मैम, अरे सुन तो नहीं लें। सर, बिल्कुल नहीं, मैं मानूंगी नहीं, मैंने कहा ना, मैंने कहा एक कंडीशन मानिए, भारत पीछे हट गया है, नहीं हटेगा वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन एक कंडीशन में अगर बाउंड्री फिक्स हो जाती है पाकिस्तान के हित में, तो आप मैरीटाइम रिसोर्सेज पर ये गारंटी दे देंगे क्या कि डिस्प्यूट नहीं होंगे, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं, कोई क्लेश नहीं होगा?
मेरे ख्याल में अगर इस शक्ल में या किसी भी अंदाज से दोनों मुल्क किसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जिसमें दोनों 19-20 पे खड़े हों, उसके हाँ बाद इस तरह के मसले दोबारा हो, इस तरह के मसले दोबारा से नहीं होने चाहिए। नहीं होंगे। मैरीटाइम रिसोर्सेज पर आप ये दे रहे हैं नहीं होने गारंटी? चाहिए। मैंने कहा नहीं होने चाहिए। मेरे हाथ में तो नहीं है कि वहां मैं मतलब वहां पे इस तरह का मसला हो अरे जाए। मैं तो आपको कोई अपनी राय कंडी बता जब रहा मैं हूँ, आगे होने नहीं पत्रकार चाहिए। होकर के बोल सकती हूँ तो आप भी कह सकते हैं ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रख ही सकते हैं। मैं थोड़ी कह रही मैं हूँ कि देखिए आप जाइए मेरा और बोलिए, आपके देखिए यहाँ पर आजादी नहीं होगी बोलने की, मैं तो जाकर बात कर नहीं, सकती हूँ। बोलने की बहुत आजादी है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इंडिया में, ये कि हमें बोलने की आजादी नहीं, बहुत आजादी है। अरे मैं सर सिर्फ ये देख कहूंगा रखा है, मेरी मैंने जाती देख राय। रखा है सर, सुनिए देख लिया है मैंने। सुनिए बलोचों को अच्छा कैसे सुनिए, रोका है अपने एक बोलने से, लाइन सुनिए। सिंधी को कैसे रोका है अपने, आपने खैबर पख्तूनख्वा में बोलने की आजादी छीन रखी है। महिलाओं की आजादी कितनी है हम देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर देखा करिए हुसैन जावेद जी, बहुत कुछ आ रहा है। मैं आप वो शायद नहीं कहता हूँ देखते, अपने इंटरनेट देखते हैं, मैं अपने इंस्टाग्राम मुल्क सर्फ में करते, सुनिए। देखिए सर, अच्छा एक रील्स लाइन जो सुन लीजिए, आती है ना वो भी देखिए एक बार। एक बात तो सुन लीजिए ना। मेरे हिसाब से सरक्रीक का मसला, मेरी अपनी जाती राय में, ये कुछ गिव एंड टेक से ही हल होगा। मुकम्मल तौर पे इंडिया के हक में भी नहीं जाएगा, हमारे हक में भी नहीं जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको बताऊं, मैं हवाला दे रहा हूं आपके सामने। हम्म। हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे खुर्शीद अहमद कसूरी साहब, उन्होंने 2007 में किताब लिखी थी और उन्होंने उसमें हवाला दिया है। मतलब वो एक रिस्पॉन्सिबल सीट पे रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान जो थे वो 2007 अरे में सर सरक्रीक एक के हल मिनट पर एक पहुंच मिनट, गए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप कहते हैं कि ले जाएंगे इस मुद्दे को, आप कहते हैं इस मुद्दे को ले जाना चाहिए, भारत और पाकिस्तान दोनों आमने सामने आए और बात करें, पर पहले के बायलैटरल एग्रीमेंट्स पर क्यों नहीं सहमति आप दे रहे हैं? वो भी तो बातचीत की बात ही हुई होगी ना, और आपके देश के रिप्रेजेंटेटिव भी उसमें रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक ही तरफ से बातचीत हो गई होगी और दे दिया कि ईस्टर्न बैंक को दे दीजिए भाई। मेरे अपने ख्याल में ये मसला इंडिया पाकिस्तान मिलके हल कर भी सकते हैं और हल करने के करीब भी पहुंच चुके थे। हालात खराब हो गए हैं। सरक्रीक की बात करो, कश्मीर का मसला एक और है, वो एक अब आए आप बहुत पॉइंट पे, अब आए आप पॉइंट पर कि हालात जो है काबू में हो सकते थे, लेकिन पाकिस्तानी तो ठहरे पाकिस्तानी, वो पहलगाम कर देते हैं, वो बातचीत का एक रास्ता भी रोक देते हैं। शिवदान सर कुछ कहना भी चाह रहे थे। शिवदान सर ये बताइएगा, मैंने जब इनसे पूछा कि कंडीशन में अगर पाकिस्तान के फेवर में आ जाती है ये चीज, क्रीक को हम कर देते, ये बाउंड्री जो विवाद है इसको हम सॉल्व कर देते पाकिस्तान के फेवर में, मेरीटाइम रिसोर्सेज पर आप गारंटी दे दीजिए कि अब नहीं होगा कोई डिस्प्यूट, तो कहते हैं उस पर मसला हम बोल नहीं सकते। देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात या मिसफॉर्चून में बोलूंगा कि पाकिस्तान सीपीसी के रूप में चीन के कब्जे में जा चुका है और चीन का एक ही एम है, पाकिस्तान के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करके अपने देश में ले जाना। अभी आप देखिए बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में चीन का एक ही एम है कि वहां से जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के, उनका एक्सप्लॉयटेशन चीन कर रहा है। और इन्होंने अभी साथ में बलूचिस्तान के साथ पास में अमेरिका को भी एक बेस बनाने के लिए दे दिया है, समुद्र का बेस बनने का। उसका भी यही है कि वहां के नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना। हाँ। तो एक प्रकार से पाकिस्तान अपनी गिरती हुई इकोनॉमी को संभालने के लिए अपने देश की इन चीजों को बेच रहा है सरेआम चीन को और अमेरिका को। हालांकि पाकिस्तान अपनी तरफ से शायद कुछ ना करे, मगर ये चीन का नजर है इस एरिया पर, और जैसे ही ये विवाद कुछ सुलझेगा या कुछ होगा तो चीन इस पूरे एरिया में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन अपने फायदे के लिए करेगा। ठीक और है, ये नजर चीन की है और ये पाकिस्तान को अपना माध्यम बना रहा है केवल यानी कि चीन। कंधा तो है इसी एक प्रकार से पाकिस्तान, जिस प्रकार एकमात्र ईस्ट इंडिया कंधा कंपनी है, ने कंधे पर रखकर बंदूक चीन मार रहा है, गोली चीन मार रहा है, ये आप कहना चाह रहे हैं। यूके देवनाथ सर, ये क्या माना जाए कि जो सर क्रीक का जो डिस्प्यूट है, जिंदा रखना इसका पाकिस्तान के लिए एक मजबूरी है, ताकि जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, ताकि जो पाकिस्तान में एक मिलिट्री सैन्य शासन जो हम देख रहे हैं जिससे इग्नोर करता है, जिससे अगर पूछा जाए तो कह देता है कि नहीं भैया ऐसा कुछ है नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तान इस बात का दावा ठोकता है कि वहां पर पूरी तरीके से सरकार चल रही है, शहबाज शरीफ के अंडर चल रही है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, मुनीर साहब चला रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन क्या ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को क्या जस्टिफाई करने की कोशिश है इस डिस्प्यूट के जरिए? रितु जी, पाकिस्तान ने हमेशा से ही रन ऑफ कच्छ में मिलिट्री एडवेंचरिज्म की कोशिश की है। हम अभी डिस्कस कर रहे थे क्या हुआ 1965 के अप्रैल के महीने में, जब रन में बेट एरिया में पाकिस्तान की आर्मी
भारत के सीमा के अंदर चली आई थी। अब पाकिस्तान की आर्मी की एक मजबूरी है, उन्हें अपना कमिंग वजूद, शिरदान अपना सर। अस्तित्व कायम रखना है। और पाकिस्तान की आर्मी जानती है कि अगर हिंदुस्तान के साथ शांति 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 हो गई तो फिर पाकिस्तान की आर्मी की तो दुर्गति हो जाएगी, बजटरी एलोकेशन कम हो जाएगा, उनको हथियार मिलने बंद हो जाएंगे, राइट। पाकिस्तान की आर्मी को जो ऊंची ऊंची पोस्ट पर रखा गया है वो सब बंद हो जाएगा। तो पूरे बॉर्डर को सर क्रीक से लेकर सियाचिन तक गर्म रखना पाकिस्तान की आर्मी की नीति है। अगर आप सियाचिन की भी बात करें, देखिए वहां पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को नहीं मालूम था, नवाब शरीफ को नहीं मालूम था, और पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने चुपचाप सीक्रेटली नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवानों को सियाचिन में चढ़ा दिया। तो इस तरह की गुस्ताखियां, छोटी छोटी गुस्ताखियां पाकिस्तान हमेशा करता रहेगा, तो हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि जमीन पर हमारी जो फौज है बहुत अच्छी तरह से डिप्लॉयड है, और शायद जमीन पर लड़ाई लड़कर पाकिस्तान हमसे 1 मीटर जमीन नहीं ले सकता। हाँ, बातचीत के द्वारा मामले सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन बातचीत बंद हो जाती। देखिए सर क्रीक को लेके तो 2007 तक और एक लगातार और बहुत कितनी इम्पोर्टेंट पॉइंट मीटिंग जो हुई, टच करने वाला है लेकिन वो बॉम्बे ये कि ब्लास्ट के वहां पर बाद वो सीरी बंद कर मछलियां दिए मिलती गए। है सर, वहां पर सीरी मछलियां मिलती है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। कुणाल भट्टाचार्य सर, क्या ये माना जाए इस पूरे मसले में अगर हम देखें तो पाकिस्तान और भारत की जो करंट सिनारियो है, अनक्लियर बाउंड्रीज का फायदा पाकिस्तान इंडियन जो मछुआरे हैं उनके ऊपर लिवरेज के रूप में नहीं ले रहा है? देखिए, मेन एडवांटेज है वो जो हमने पहली बात किया है, उसके अंदर कुछ फिशिंग इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स विच इज वेरी रेडीली अवेलेबल। बाकी ऑयल एंड गैस एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, क्योंकि अभी तक ऑयल निकला नहीं है, लेकिन हमने बोल रहा है उधर रिजर्व है। तीसरा है जे ये मैरीटाइम रिसोर्सेस बाकी जो है, और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, तो ये सब चीज उस जगह के अंदर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है फिशिंग। नाउ मिलिटरीली आपने जो सवाल पूछा है, दैट एरिया इज नॉट मिलिटरीली वेरी वायबल, क्योंकि पाकिस्तान ट्राई किया था अप्रैल में 65 में, वो फंस गया था हमारा रन ऑफ कच्छ में। रन ऑफ कच्छ इज नॉट ए लैंड आर्मी टैंक जाने का, या बहुत ज्यादा फौज वहां से नहीं जा सकता है, क्योंकि वो नमक के अंदर वो फंस जाएगा। सो मिलिटरीली इज पाकिस्तान इज नॉट एडवेंचरस, नाइदर इंडिया इज आई मीन वरीड मच, बिकॉज वो जगह में आर्मी, नॉर्मल कन्वेंशनल आर्मी नहीं जा सकता है। हमारा जो मेन प्रॉब्लम है जो बताया हुआ है, जो चाइना का इंपॉर्टेंट है, उसका नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना। हमने बोला है जे पोर्ट कासिम 100 किलोमीटर है, बट इंटरनेशनली 100 किलोमीटर कोई डिस्टेंस ही नहीं है। और ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है, मैरीटाइम रिसोर्सेस है, और सबसे ज्यादा है वो एक्सटेंशन होगा अरेबियन सी में, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर एरिया उसका EEZ मतलब इकोनॉमिकल जोन के अंदर आ जाएगा। सो वो एरिया भी उसके लिए एडवांटेजियस होगा। वहां से भी जो रिसोर्सेस मिलेगा वो भी उस देश को मिलेगा। ठीक है, और शिवदान सर इसको लेकर कुछ कहना भी चाह रहे थे। शिवदान सर अपनी बात रखिएगा और साथ ही ये पॉइंट भी जरा उठाइएगा, क्योंकि हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज को लेकर बात कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल बाउंड्री पहली बात तो है नहीं, बहुत ही ज्यादा इनविजिबल एक लाइन है और दलदली क्षेत्र कच्छ, रन ऑफ कच्छ में है। वहां से पास होना, घुसपैठ करना बहुत आसान बात तो नहीं है, एंड स्पेशली पाकिस्तान को हम देखें तो इट्स नॉट कप ऑफ टी फॉर पाकिस्तान। वहां से पास कर लिया, इंट्रूड कर ले, ऐसे में वहां का इस्तेमाल पाकिस्तान कर कैसे सकता है? देखिए, सबसे ज्यादा इस डिस्प्यूट को दोबारा से जो इसको जो लाइमलाइट में आया है डिस्प्यूट, उसका कारण यही है कि चाइना ने इस पे अपनी नजर डालनी शुरू कर दी है। और चाइना जो इनका कासिम पोर्ट है उसमें अपना बेस बना रहा है, और जिस प्रकार से गवादर पोर्ट को चाइना ने अपने कब्जे में लेकर के चारों तरफ अशांति फैलाई है,
ईरान परेशान है, मना कर रहे हैं हुसैन अफगानिस्तान को जावेद जी, ऐसा उन्होंने है ही नहीं। हुसैन जावेद जी मुंडी हिला रहे हैं, नहीं। ऐसा है, उसके वजह से ही ये इस वक्त डिस्प्यूट लाइमलाइट में आया है, क्योंकि चाइना जो है की नजर इस पर पड़ चुकी है, और चाइना इसको एक बार पाकिस्तान इसको अपना जैसे किया है, तो चाइना इस पर अपना कब्जा करके और चारों तरफ एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर देगा, जैसा कि उसने गवादर में के आसपास शुरू कर दिया है। इसलिए इसमें ज्यादा वरी है, इसलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस इस वक्त मिल रही है। ठीक है हुसैन जावेद जी, ये बार बार इसको लेकर क्वेश्चन हो रहा है कि पोर्ट कासिम हो और ये जो एरिया है क्रीक का इलाका, ये थोड़ा दूर है लेकिन कनेक्टेड है, तो ये कनेक्टेड किसके वजह है? देखिए, मैंने अभी कर्नल साहब की बात सुनी है और वो तो ये कह रहे थे कि ये पोर्ट के अंदर चाइना अपनी बेस कायम कर रहा है। तो पहली बात है, ये तो पाकिस्तान भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले ही कहा है, हमारी 35% ट्रेड पोर्ट कासिम से होती है, इकोनॉमी के लिए लाइफ लाइन है। ऐसे में वहां पे एक बेस उसके अंदर आ जाए, वो तो हमारे लिए भी सही नहीं है। चाइना सिर्फ इसको अपग्रेड करने के लिए, यहाँ पे स्टील जेटी कायम करने के लिए, एक स्टील मिल को कायम करने के लिए, और सबसे बढ़ के शिपिंग के हवाले से हमारे साथ ताउन कर रहा है, एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। चाइनीज आर्मी नहीं आ रही है, ये चाइना की कंपनी है शेंडोंग जिन्सको, ये यहाँ पे आ रही है। तो मेरे ख्याल में हर चीज को चाइना सेंट्रिक के तौर पे देखना चाहिए नहीं। चाइना हमारा दोस्त है, बाकी वो हमारे साथ गवादर में भी एक्टिव है, सी पैक के हिसाब से भी एक्टिव है। ठीक है।